નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર ચેપ્ટર 15 દાજ્યું, જેના લેખક છે शेखर जोशी. तो चलिए बाल दोस्तों देखते हैं. दाज्यू शेखर जोशी. शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था. तो बाल दोस्तों, हमारे जो लेखक है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तरांचल के अंदर. ओके, देखते हैं आगे. उन्होंने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की. लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद वो स्वतंत्र लेखन कर रहे थे. आपके यानी कि उनके चर्चित कहानी संग्रह है कौशिका गटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है. उनकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था. नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया. दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है. बाल दोस्तों, किन पर लिखी गई है? तो बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है. मदन एक पहाड़ी बालक है. उनका जो पात्र है वो है एक मदन, जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है. भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है. उसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है. तो बाल दोस्तों, हमें इस पंक्ति के माध्यम बताया गया है कि जो हमारा जो पात्र है मदन, उनका बड़ा भाई है दाज्यू. ठीक है, दाज्यू यानी अर्थात बड़ा भाई. तो वो जो बड़ा भाई है, उनकी कुछ हरकतों के कारण, कुछ प्रतिक्रियाओं के कारण उनके मन पर भारी चोट आती है, आघात लगता है. ठीक है, तो उस आघात पर ये सारा जो चित्रण है इस कहानी में बताया गया है. तो देखते हैं बाल दोस्तों. चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था. गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ्फाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं. कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती. उनकी फुर्ती कैसी थी? तो पानी की बूंद जैसी. आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था. शायद यही उम्र उसकी रही होगी. अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था. उस बालक का वर्णन है बाल दोस्तों. और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी इस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो. वह कुछ बोला नहीं. हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके उसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था. मीनू यानी मेनू बाल दोस्तों. सिंगल चाय का ऑर्डर
पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराया कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है इसी एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु उसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवयमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। बाल दोस्तों, हमें इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताया गया है कि यदि मनुष्य जो सैकड़ों नर नारियों के बीच में होता है तब भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी अनुभूति होने लगती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितनी अपनत्वहीन, यानी कि अपना कोई नहीं है, अपनत्वहीन। पर यह कारण भी नहीं होता इस एकांकीपन की अनुभूति मानी एहसास, इस लगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्त की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है, अपना यहाँ पर कोई उन्हें दिखाई नहीं देता, अपनत्वहीन। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है कि यह अपना नहीं अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है, और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे, होटल, चाय शॉप। जगदीश बाबू ने खानदानी में राखदानी में सिगरेट जाड़ी। इतने में वो लड़का आ गया। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिनकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश बाबू ने पूछा। मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी, उस लड़के ने यानी कि मदन ने बताया। पहाड़ तो सैकड़ों है। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। मदन बताता है। अल्मोड़ा? अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। आगे देखते हैं बाल दोस्तों। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने घाव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सब बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ना? जगदीश बाबू ने जोर देकर उस मदन नामक बालक से बच्चे से पूछा। टोड्यालगो वह सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पोती हुई एकाकीपन की शाई दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकल सके। धोखा खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईझा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, भूली यानी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में उसकी छाया निकट जान पड़ी। ईझा नहीं बाबा, नहीं दीदी, भूली नहीं दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की जो अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू यानी बड़ा भाई। बाल दोस्तों, दाजू क्या
क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन इस आवाज़ के प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। आर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ। लाया दाजू। सबको इतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकी पर दूर हो गया। उन्हें जब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और वह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू की मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसकी प्रेटीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का और समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर कर वह घुटनों में सर के कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थितियां में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीय प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे कि किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया में बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर को घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। मदन पूर्ववत काम करने लगता। पूर्ववत यानी पहले जैसे। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की बेटे बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारा से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह अपने दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसके क्या लाए दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हेमंत कौन है बाल दोस्तों? तो जगदीश बाबू का मित्र। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने अशान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। स्मृतियां यानी याद बाल दोस्तों। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू अपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें? जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे, बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त यानी टुकार। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुंह मोड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था।
तो बाल दोस्तों यहाँ पर हमें जो मदन नामक लड़का है और जगदीश बाबू के बीच की जो अपनत्व थी वो अपरिचित में कैसे बदल गई, उनकी बात बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।